चलिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एग्रीकल्चर का टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसमें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। हमारा जो अभी रीसेंट डिटर्मिनेंट चल रहा है दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल, और टेक्नोलॉजिकल में हम फर्टिलाइज़र का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्टिलाइज़र की यूजेज, उसके कंट्रीब्यूशन, उसकी नीड, उसका एग्रीकल्चर में रोल, भारत में फर्टिलाइज़र का क्या स्टेटस है, वर्ल्ड वाइड इंडिया का क्या स्टेटस है, भारतीय राज्य कहाँ खड़े हैं, फिर उससे जुड़ी समस्या जैसे कि अनबैलेंस्ड यूज़, उसको लेकर के सरकार के उठाए गए कदम क्यों है वो अनबैलेंस्ड यूज़, जिसमें हमने डिटेल में यूरिया से एसोसिएटेड सारा टिल डेट अपडेट जो भी अप्रोचेज़ और स्कीम्स हैं वो पढ़ी, जिसमें हमने यूरिया गोल्ड को भी पढ़ा, नीम कोटेड यूरिया को भी पढ़ा और लिक्विड नैनो यूरिया को भी पढ़ा। कन्वेंशनल यूरिया के एप्लीकेशन से होने वाले नुकसान, चाहे वो खेती को था, चाहे वो पर्यावरण को था, चाहे वो ज़मीन, पानी, इन सब को था। सरकार को होने वाले नुकसान सब्सिडी के रूप में, हमने इन सब चीज़ों को समझा। आज हम आगे आ चुके हैं और अब हम यूरिया से अलग फॉस्फोरस और पोटेशियम पर फोकस करने वाले हैं, इनसे जुड़े हुए फर्टिलाइज़र्स। इस दिशा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली स्कीम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज, वो 2010 अप्रैल 1 को लाई गई भारत सरकार की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम थी, जिसे हम NBS कहते हैं। ये फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स की दिशा में उठाया गया एक कदम था। ये कैसे काम करती है, इसके क्या रोल हैं, इसके क्या नुकसान हैं, हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपका फर्टिलाइज़र का टॉपिक हम अब इनके वाया कंप्लीट कर देंगे। टिल डेट अपडेट अप्रोच में ये कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं, हम एग्रीकल्चर के चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि फैक्टर्स, उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम रिजिम के बारे में हम पढ़ेंगे। NBS कहते हैं इसको, NBS। देखिए, दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स। तो यूरिया तो पहले ही निपट गया, वो तो हमने कर लिया। हमारे देश में फर्टिलाइज़र्स में यूरिया एकमात्र फर्टिलाइज़र है जो लीगली नोटिफाइड रेगुलेटेड प्राइसेस पे मार्केट में आता है। सरकार के द्वारा नोटिफाइड MRP होता है उसका, जिस पे वो आता है। मतलब MRP यहाँ पर आप उसको समझिए कि वो उस रिटेल प्राइस से ज़्यादा बेचा ही नहीं जाता, वो सरकार तय कर रही है, सरकार उसको कंट्रोल कर रही है। तो यूरिया रेगुलेटेड प्राइसिंग में कवर होता है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर कभी MCQ के में स्टेटमेंट आए कि पूरी तरह से फर्टिलाइज़र्स डीरेगुलेटेड हो गए इंडिया में, नहीं, यूरिया आज भी रेगुलेटेड है, वो रेगुलेटेड प्राइसिंग में कवर होता है, लीगली नोटिफाइड रेगुलेटेड प्राइसिंग है उसकी। अगर ये क्वेश्चन आए कि पूरी तरह से फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी खत्म हो गई है, नहीं, यूरिया तो रेगुलेटेड है ही, तो वो एक तरह की सब्सिडी है। दूसरी तरफ फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स पर भी सब्सिडी है, वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है। तो जैसे यूरिया के प्राइजेज़ आज भी रेगुलेटेड हैं, इनके प्राइजेज़ मार्केट के वाया तय होते हैं। कंपनियां जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो तय करती हैं, या कंपनियां जो इनकी मार्केटिंग कर रही हैं, फ़ॉरेन से इम्पोर्ट कर रही हैं, वो इनकी कीमतें बाज़ार के हिसाब से तय करते हैं। वो ये देखते हैं कि उनकी इन्वेंट्री स्टॉक कितना है, वो ये देखते हैं कि एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन करेंसी क्या चल रहा है, वो ये देखते हैं कि डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या है, उनके पास आपूर्ति कितनी है, मार्केट प्राइसिंग क्या चल रही है। इन सब के बेसिस पे ये बाज़ार के अधीन है, इसकी कीमतें बाज़ार तय करता है। फिर इस पर सब्सिडी है, कीमतें बाज़ार तय करता है, यहाँ इसकी कीमतें सरकार नहीं तय करती, कंपनियाँ तय करती हैं। कंपनियों, मैन्युफैक्चरर और मार्केटर दोनों आ गए, इसकी कीमतें बाज़ार के हिसाब से तय होती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस NBS स्कीम प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। आप सरकार सॉइल टेस्टिंग कार्ड की मदद से अलग अलग नोटिफाइड एरिया में सॉइल में किन किन न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या कमी है देख लेती है, उस हिसाब से किन किन न्यूट्रिएंट्स को घटाना है, किन को प्रमोट करना है सॉइल में, ये वो असेस कर लेती है। उस हिसाब से वो N यानी कि नाइट्रोजन, P यानी कि फास्फोरस, K यानी कि पोटेशियम और S यानी कि सल्फ़र, NPKS, इन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कितनी ज़रूरत है उस खेती में, उस फसल में, उस ज़मीन में, इनको ध्यान में रखते हुए इनके न्यूट्रिएंट के कंटेंट के हिसाब से सब्सिडी देती है। पहले सरकार ब्लैंकेट सब्सिडी दिया करती थी, DAP पे सब्सिडी दे दिया, MOP पे दे दिया, MAP पे दे दिया। अब ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं है, फर्टिलाइज़र पे सीधे सब्सिडी नहीं है, उस फर्टिलाइज़र में किस न्यूट्रिएंट का कंटेंट कितना है
उस हिसाब से उसको सब्सिडी है। और ये सरकार अब देखेगी कि उसमें से उसने किस न्यूट्रिएंट को कितनी ज़्यादा सब्सिडी देनी है। अगर सरकार चाहती है कि मिट्टियों में सल्फ़र बढ़े तो एक फर्टिलाइज़र में N, P, K, S चारों हैं, हो सकता है सरकार N पे बहुत कम दे, P पे कम दे, K और S पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट सब्सिडी दे रही है। तो उस हिसाब से कंपनी को फिर ये देखना होगा कि वो अपने फर्टिलाइज़र में S की मात्रा और जो पोटेशियम है उसकी मात्रा अधिक रखे, क्योंकि उसी पे अच्छी सब्सिडी आ रही है। और इस हिसाब से ही फिर उसके पूरे के पूरे फर्टिलाइज़र की कीमत कम रहेगी, तो ही किसान आके ख़रीदेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हो रहा था, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हार्म हो रही थी, सरकार पर सब्सिडी का बर्डन बढ़ता चला जा रहा था, एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा था, सॉइल हेल्थ डिग्रेड हो रही थी, इन चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो आप सबसे पहली चीज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। वो हम कैसे जाएंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ? सबसे पहली चीज़ जो आप इस दिशा में कर पा रहे हैं वो ये कि आप किसानों को अफोर्डेबल प्राइजेस पे फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल कराएंगे, उनको अफोर्डेबल प्राइजेस पे फर्टिलाइज़र्स मिलेंगे, लेकिन वो फर्टिलाइज़र्स जो होंगे उनमें उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा रखे कंपनियाँ। इसके लिए सरकार ने न्यूट्रिएंट से अटैच कर दिया सब्सिडी को, क्योंकि उस न्यूट्रिएंट से सॉइल हेल्थ बेटर होगी, उस न्यूट्रिएंट से उस क्रॉप को फ़ायदा पहुंचने वाला है। उस सॉइल में उस न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसे ही यूज़ करो, दूसरा एक्सेस है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर वो यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा जेब ढीली करो, ज़्यादा खर्चा करो, क्योंकि उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे सब्सिडी नहीं है। और अगर आप कोई ऐसा फर्टिलाइज़र या ऐसी कंपनी चूज़ कर रहे हो जो अभी भी उसी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा डाल रही है टोटल फर्टिलाइज़र में, तो आप पैसा खर्चना चाहते हो तो खर्चो। तो अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ना हो, इससे खेती का लाभ होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी खेती में। तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा, वाटर कंटेमिनेशन नहीं होगा, सस्टेन्ड मैनर में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे पौधों को, तो क्रॉप यील्ड भी अच्छी आएगी। सॉइल हेल्थ अच्छी रहने से भी क्रॉप यील्ड अच्छी आएगी। किसानों का लागत मूल्य घटेगा, अफोर्डेबल प्राइसेस पे उन्हें फर्टिलाइज़र्स मिलेंगे, सॉइल हेल्थ बेटर होगी। सरकार ये तय कर पाएगी कि किस न्यूट्रिएंट को प्रमोट करना है, बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होगा, सॉइल हेल्थ बेटर, पूरे ओवरऑल न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो जाएगी, जिस जिस न्यूट्रिएंट की कमी है वो डाल दिया जाएगा। कंपनियों को बाज़ार अधीन कीमतें रख के व्यापार करने का फ़ायदा मिलेगा, तो कंपनियों को भी कोई नुकसान नहीं है, कंपनियां और ज़्यादा कॉम्पीट करेंगी एक दूसरे से और बेटर से बेटर क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स बेस्ड फर्टिलाइज़र लाने का प्रयास करेंगी। इससे इनोवेशंस को भी बढ़ावा मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, फूड सप्लाई इंश्योर होगा, यील्ड बढ़ेगी, सॉइल हेल्थ अच्छी होगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा क्योंकि कीमतें घटेंगी और सब्सिडीज़ का बर्डन रिड्यूस होगा, अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको फर्टिलाइज़र्स मिलेंगे। यही इसका उद्देश्य है। तो दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑन द फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स introduced in 2010. This scheme provides subsidies for all non-urea based fertilizers. Okay, its aim is to promote fertilization of the soil in a balanced manner to boost agricultural output and improve farm returns. लागत मूल्य घटे किसानों की और आमदनी बढ़े उनकी, नेचुरली सॉइल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इकोलॉजिकल सर्विसेज रिस्टोर हो जाएंगी, इनपुट कॉस्ट घटेगी किसानों की और यील्ड बढ़ेगी किसानों की, क्रॉप्स लॉस नहीं होगा, तो नेचुरली फिर उनकी फार्म रिटर्न्स तो बढ़ी जाएंगी। अंडर दिस प्लान ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज्ड फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर रिसीव्स अ फिक्स्ड लेवल ऑफ सब्सिडी डिटरमिन्ड एनुअली डिपेंडिंग ऑन देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। हर साल सरकार तय करती है, इस बार सरकार ने तय किया है 37,000 करोड़ रुपया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के तहत सरकार ने परसों ही एलोकेट किया है। 37,000 करोड़। हम 2025 अप्रैल में मंथ में खड़े हैं, ये 30 मार्च के आसपास की बात है 2025 की। तो सरकार ने 37,000 करोड़ ईयर मार्क किया है इसके लिए। ओके, तो हर साल सरकार डिटरमिन करती है कि इस बार हमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज़ में फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइज़र्स के जो अंदर कॉम्बिनेशन है उसमें किस न्यूट्रिएंट को बढ़ावा देना है, उस हिसाब से हम किसके लिए कितना पैसा ईयर मार्क करेंगे, उस हिसाब से एक टोटल कॉर्पस ऑफ अमाउंट पहले ही तय हो जाता है। कंपनियां मार्केट के रेट के हिसाब से अपना रेट तय करती हैं, उस पर सरकार जब अपनी सब्सिडी दे देती है तो कंपनियों की कीमत फिर घट जाती है किसान के लिए, और फिर उस कम कीमत पे किसान को वो फर्टिलाइज़र मिल जाता है। कंपनियों को उनका मुनाफा मिला, किसान को सस्ता मिला। ये जो बीच का गैप है ये सरकार ने सब्सिडी से पूरा किया। ओके, दैट इज़ द थिंग। सो अंडर द प्लान, each grade of subsidized phosphatic and potassic fertilizer receives a fixed level of subsidy determined annually
depending on their nutritional content. The MRP of the fertilizers has been left open and manufacturers or marketers can set it at a suitable amount. जो MRP है वो खुली छोड़ दी जाती है कि आपको कितना रखना है, देखो आप अपने सूटेबल अमाउंट के हिसाब से MRP तय करो। मार्केट में आप सबको compete करना है तो अपना फर्टिलाइज़र बेचना ही है, आप बाकी सारा बाजार भी इसी तरह से खुला है, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कीमत रखेगा और क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है तो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। ओपन मार्केट है, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, तो आप उस बाज़ार के हिसाब से कीमतें रखो। हम किसान को सस्ता देना चाहते हैं, हम आपको सब्सिडी ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस पॉलिसी कवर्स 22 डीरेगुलेटेड, तो ये सारे डीरेगुलेटेड फर्टिलाइज़र है ना, सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र है जो रेगुलेटेड है, दैट इज़ यूरिया। सो दिस पॉलिसी कवर्स 22 डीरेगुलेटेड फर्टिलाइज़र ग्रेड्स जैसे DAP, MAP, TSP, DAP लाइट, MOP, SSP, ammonium sulfate and 15 other complex fertilizer grades. Farmers receive these fertilizers at subsidized rates determined by the nutrients NPKs, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। तो न्यूट्रिएंट ही ये तय करेगा कि उस फर्टिलाइज़र का रेट क्या होने वाला है। ये ऐसे तय होगा कि उस फर्टिलाइज़र में किस न्यूट्रिएंट का कितना कंपोनेंट है, कितनी मात्रा है, और किस न्यूट्रिएंट को फिर सरकार ने कितना सब्सिडी दिया है। तो फार्मर्स रिसीव दीज फर्टिलाइजर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स डिटरमिन्ड बाय द न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन। उस फर्टिलाइज़र में कौन कौन से न्यूट्रिएंट है उसके हिसाब से। दिस स्कीम वर्क्स बाय ग्रांटिंग फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स फिक्स्ड सब्सिडीज अकॉर्डिंग टू द फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट कंटेंट पर न्यूट्रिएंट बेसिस ऑफ NPKs। न्यूट्रिएंट कंटेंट देखा जाएगा जो कि पर न्यूट्रिएंट बेसिस पे देखा जाएगा, पर न्यूट्रिएंट ऑफ NPK और S। सब्सिडीज आर ट्रांसफर डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर और मार्केटर्स। सीधे मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दी जाती, किसानों को नहीं, सीधे मार्केटर को सब्सिडी दी जाती, किसानों को सब्सिडाइज रेट पे बल्कि अल्टीमेटली मिल जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों ही बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए, उनकी ग्रोथ, उनकी फ्लावरिंग, उनकी फ्रूट प्रोडक्शन, उनके जितने भी अंदर ऑस्मोसिस से जुड़े हुए या फिर एंजाइम से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, उस ऑल द प्रोसेसेस इन सब चीज़ों के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है प्लांट की लीव्स के लिए, जैसे फॉस्फोरस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है रूट की ग्रोथ के लिए, जड़ों के विकास के लिए, फ्लावरिंग के लिए और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। जैसे पोटेशियम स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ओवरऑल प्लांट प्रोसेस। एक्चुअली ये जो पोटेशियम होता है ये प्लांट के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में नहीं मिलता है, ऑर्गेनिकली प्लांट्स में कंपोनेंट के रूप में अवेलेबल नहीं होता है ये, तो फिर हमें ये बाहर से देना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही क्रूशल है प्लांट प्रोसेसेस के लिए। कैसे प्रोसेसेस प्लांट के, जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है प्लांट, एक्सचेंज ऑफ मॉइस्चर, एक्सचेंज ऑफ थिंग लिक्विड और अदर आइटम्स, तो ऑस्मोसिस के लिए, एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए यही एंजाइम एक्टिविटी करते हैं तो प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म होता है, प्लांट फूड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें करता है, उसे यूटिलाइज़ कराता है। सो दीज आर द प्लांट प्रोसेसेस जो यहाँ पे लिखा है। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ओवरऑल प्लांट प्रोसेसेस के लिए पोटेशियम चाहिए। ये पोटेशियम ऑस्मोसिस और एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस असेंशियल कंपोनेंट हैं ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और ये बतौर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में प्लांट के लिए क्यों वाइटल होते हैं, क्योंकि ये प्लांट के टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये लीव्स के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल उद्देश्य जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का वो यही है कि अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स रिड्यूस किए जाएँ। फर्स्ट, इस अनबैलेंस्ड यूज़ के रिड्यूस होने से सीधे सीधे दो चीज़ें होंगी। पहला, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप बढ़ेगा। दूसरा, सरकार के जब अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स नहीं होगा तो सरकार पहले जो ब्लैंकेट सब्सिडी देती थी और बोरे भर भर करके इस्तेमाल होते थे, उस न्यूट्रिएंट को भी वेस्ट किया जा रहा था जो न्यूट्रिएंट उस सॉइल में चाहिए ही नहीं। अब वो ब्लैंकेट सब्सिडी कॉन्सेप्ट बंद होने से सरकार तय कर पाएगी कि सॉइल में किस न्यूट्रिएंट के लिए मुझे पैसा देना ही नहीं, तो सरकार पे सब्सिडी बर्डन कम होगा। तीसरा, कंपनियां कंपोनेंट्स को ट्वीक करेंगी, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को, जो ज़रूरी है मिट्टियों के लिए वही डालेंगी, और किसानों को क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा तो किसानों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलेगा। चौथा, इससे वाटर क्वालिटी, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी, जो भी सॉइल से जुड़ी बायोटिक लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी हेल्थ, और जो भी गैसेस का रिसाव होता है पर्यावरण में वो,
इन चीज़ों को नियंत्रण करने में मदद मिल पाएगी, क्योंकि हम बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ जब करेंगे इन सारे फ्रंट्स पे हमें लाभ मिलेगा। और इन सब का सीधा नतीजा जो निकलेगा वो ये कि जो नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड क्रॉप्स किसान लगाएंगे उनके तहत सॉइल हेल्थ कार्ड रेगुलर मेंटेन होंगे, सॉइल टेस्टिंग रेगुलर मेंटेन होंगी, साल दर साल सरकारों के पास आंकड़े रहेंगे, सरकारों को पता रहेगा कि ये फर्टिलाइज़र्स चाहिए, तो इससे हम क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। लगातार शोध होता है, पता लगता है किस फसल के किस तरह के नोटिफाइड एरिया की कैसी मिट्टी नमी के माहौल में कौन सा न्यूट्रिएंट किस स्टेज ऑफ द प्लांट में ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी इस मिट्टियों में इस पर्यावरण में कमी है, वो हम वहाँ पर प्रमोट करा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होने वाला है। तो इस हिसाब से ये सब बेनिफिट्स हैं इससे एसोसिएटेड। अब ये मैंने सारा जब आपको समझा दिया तो मैं आपको एक बार ये पढ़ करके सुनाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी कि जो आपने सीखा है एक्चुअली में सुनने में वो कैसा लगता है। अब ये सारा फ्लो वाइज क्लियर हो गया। अब आप इसे सुन लीजिए एक बार, देखिए। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एम्स टू प्रोवाइड बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन, affordable prices for nutrients available for farmers, and improved nutrient efficiency. The scheme will reduce the subsidy burden on the government and support a sustainable growth for agriculture sector. Again, the objective are to ensure the availability of essential nutrient to farmer at affordable prices, promote balanced fertilization, improve nutrient use efficiency. It also aims to reduce the subsidy burden on the government and support the sustainable growth of the agriculture sector. The nutrient-based subsidy aims to ensure farmers have access to sufficient supply of P and K at statutory fixed cost to support agriculture growth and ensure balanced soil nutrient application. बाकी सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, ये अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती है, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करती है। क्या क्या होगा इसके वाया? जुकाम है। फार्मर्स हु कल्टीवेट नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरियाज कैन बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम. Subsidized rates are determined by the government based on the nutrient content of fertilizer and are adjusted periodically according to the market conditions. A subsidy sum is paid to the fertilizer manufacturing units, which then sell the fertilizers to farmer at a reduced price. The government ensures that the fertilizers sold under the scheme meet the quality standards specified by the Bureau of Indian Standards. The scheme is implemented under the monitoring of the government to make sure the advantages are given to the intended beneficiaries. Information regarding the scheme किसानों को टेलीविज़न मीडिया, प्रिंट मीडिया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के वाया, रेडियो के वाया जानकारियाँ पहुँचाई जाती हैं कि आपको ये लाभ लेने हैं, आप लाभान्वित हैं. The government does awareness campaigns to make the agricultural population aware of the importance of balanced utilization of fertilizer, soil health management and diversification of crops. This NBS scheme encourages a proper blend of nutrients leading to healthier soils and higher yields. It reduces overall government expenditures on subsidy by linking it to the nutrient content instead of blanket subsidy rates. This ensures that fertilizers are used efficiently with minimum loss to the environment, since they are being targeted toward the nutrient requirement of the crop. It has a preference for pricing mechanism that work well in the market, thus encouraging competition among the fertilizer manufacturers, which leads to improved quality product and services. It contributes to long-term agricultural sustainability by promoting practices that maintain soil fertility and reduce adverse environmental effects. It streamlines subsidy payments directly to manufacturers, ensuring timely availability of fertilizers and minimizing administrative delays. किसानों को सब्सिडी आई नहीं पता, सीधे उनको दिया जाएगा तो कोई डिले नहीं रहेंगे. It encourages the development and use of customized fertilizers tailored to specific crop and region needs, enhancing the productivity. टेलर मेड फर्टिलाइज़र आप तैयार करते हैं इसकी मदद से, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. देर आर सम इश्यूज़ एसोसिएटेड विद द NBS स्कीम. मैं उन इश्यूज़ को लिखता हूँ, अब उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. चलिए अब हम इश्यूज़ कंसिडर कर देते हैं. इश्यूज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम, ओके, NBS. देखिए, जब हम इसे लेकर के आए थे, अभी हमने डिस्कशन की, हमारा जो मेन एम थे वो ये थे
कि बैलेंस्ड यूज़ हो फर्टिलाइज़र्स का। सेकंड हमारा उद्देश्य ये था कि फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाए, जैसे कि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाए, जैसे कि पोटेशियम फॉस्फेट यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाए, ताकि कम फर्टिलाइज़र के बाद भी पौधे को जो ज़रूरी है वो फर्टिलाइजेशन हो जाए और अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड मेंटेन हो बढ़िया। तो ये हमारा दूसरा उद्देश्य था। तीसरा हमारा उद्देश्य था सॉइल हेल्थ को बेटर करना, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकना। चौथा हमने ये माना कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बर्डन रिड्यूस होगा, सब्सिडी बर्डन घटेगा, किसान की लागत मूल्य घटेगी, उसको फ़ायदे होंगे, मुनाफे होंगे, उसकी आमदनी बढ़ेगी, क्रॉप की यील्ड और क्वालिटी इम्प्रूव होगी पहले के मुकाबले। ये सारी चीज़ें हमने सोची थी, लेकिन पहले ही फ्रंट जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सॉइल हेल्थ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम, वो हम करेक्ट नहीं कर पाए। उसका मेन रीज़न ये रह गया कि एक तरफ हमने डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश यानी कि DAP, MOP, इन सब को डीरेगुलेट कर दिया। हमने इनके प्राइस को मार्केट के अधीन कर दिया और फिर हम इस पे सब्सिडी देने लगे प्रोड्यूसर्स को, रिटेलर को, मार्केटर को, मैन्युफैक्चरर को। लेकिन हमने इन्हें डीरेगुलेट कर दिया, तो जिसकी वजह से इनकी कीमतों में जो वृद्धि होनी है वो हुई। 2009-10 से लेकर के आज दिन तक की बात करें तो दुगना, 2.5 गुना, 3 गुना, कीमतें 4 गुना भी हो गई। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ हमने यूरिया को डीरेगुलेट नहीं किया, यूरिया रेगुलेटेड ही रहा और उसकी कीमतों में 11% के आसपास ही बड़ी वृद्धि हुई, इससे ज़्यादा नहीं। खेतों में फार्म गेट पे किसान को यूरिया का बैग कितने का मिलेगा तय कर दिया गया, लगभग 5700 के आसपास। तो इससे हुआ ये कि जब एक तरफ फॉस्फोरस और पोटेशियम इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, साइमल्टेनियसली यूरिया की नहीं बढ़ रही है, तो बहुत रेकलेसली यूरिया का यूज़ बढ़ा और हमारा जो आइडियल प्रोपोर्शन है फर्टिलाइज़र यूज़ करने का 4:1 वो वायलेट हो गया पूरी तरह से। तो ऐसा माना जाता है कि उल्टा अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र बढ़ गया, सॉइल हेल्थ डिग्रेड हुई, क्योंकि किसानों ने जो सस्ता मिला फर्टिलाइज़र उसे बेअंत इस्तेमाल किया, जैसे कि यूरिया। और यूरिया DAP के मामले में, MOP के मामले में सस्ता था काफ़ी, क्योंकि वो डीरेगुलेट नहीं हुआ था। तो ये एक बड़े नुकसान का कारण बना और दूसरी तरफ सरकारों को सब्सिडी बर्डन बियर करना ही पड़ा कंटिन्यूटी में। यूरिया बड़े स्तर पर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था, यूरिया की ट्रैफिकिंग हो रही थी, बांग्लादेश, नेपाल, इन मुल्कों में भेजा जा रहा था, जो कि सब्सिडाइज्ड और एग्रीकल्चरल यूरिया था। तो इस हिसाब से सरकारों को नुकसान पहुंचा, देश को नुकसान पहुंचा कि जो इंटेंडेड यूज़ है उस यूरिया का, फार्मिंग, क्रॉप, जिसके लिए देश सब्सिडी पे कर रहा है, वो इंटेंडेड यूज़ में ना खप के अनइंटेंडेड एंड्स में जा रहा था। तो ये सब्सिडी वाला इशू भी वहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ, बर्डन बना ही रहा। किसान को नुकसान इसलिए झेलना पड़ा कि उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि सॉइल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज़ ऑफ फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी उसकी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही है, क्योंकि वो होगा अगर हम बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करेंगे। एनवायरमेंटल हेल्थ रीस्टोर होगी, एनवायरमेंटल हेल्थ भी कंटिन्यूटी में गिरती चली गई, चाहे वो यूट्रोफिकेशन है लेक्स का, चाहे वो सॉइल की लीचिंग है, सॉइल इरोजन का बढ़ना, सॉइल प्रोफाइल का डिग्रेड होना, चाहे वो ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेट होना, चाहे वो नाइट्रोजन बेस गैसेस का एनवायरनमेंट में जाना, जो कि हार्मफुल हैं, ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। तो ये सब समस्याएं भी बनी रही, इससे अंततः फसलों को ही नुकसान पहुंचा। तो यहाँ पर ये पॉलिसी गवर्नमेंट की क्रिटिक्स कहते हैं कि गलत थी, कि उन्हें या तो साइमल्टेनियसली ही यूरिया भी डीरेगुलेट करना चाहिए था, जिसकी वजह से जेन्युइनली जो फर्टिलाइजेशन है सॉइल की वो बैलेंस्ड मैनर में हो। लेकिन क्योंकि यूरिया बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल में भी उसका रेशियो ज़्यादा बताया जाता है इस्तेमाल करने का, सरकारों के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट था,
फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट था, रूरल सोसाइटी फार्म इनकम इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि फैक्ट यही है कि 68% इंडिया रूरल है और उस इंडिया का 85-90% पॉपुलेशन एग्रेरियन है, उस रूरल इंडिया का। ओवरऑल भी अगर हम 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे की बात माने तो मोस्टली 44% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ऐसे में सरकारें भी एकदम से चुनौतियाँ, एकदम से रिस्क नहीं लेना चाहती थी। श्रीलंका ने ऐसा किया कि उन्होंने एकदम से कानूनी दबाव बना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की तरफ आने के प्रयास किए, तो वहाँ पर खेतीबाड़ी के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ और उस नुकसान का नतीजा ये गया कि इसका एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट हुआ और श्रीलंका लंबे समय तक स्टेटलेस रहा। वहाँ पर लोग सड़कों पर थे, उद्योग धंधे थे नहीं, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं था, कामकाज हो नहीं रहे थे। सरकार बड़े स्तर पर इंडेटेडनेस से भी जूझ रही थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रही थी, बैंक करप्सी पर खड़ी थी। भारत ऐसी परिस्थितियों से हमेशा बचना चाहता रहा, तो उस हिसाब से यूरिया को डीरेगुलेट नहीं किया गया था, यूरिया को रेगुलेटेड ही रखा गया। बट उसका नतीजा यही निकला कि जो बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हम करवाना चाहते थे, बाकी के सभी 22 के 22 फर्टिलाइज़र्स को डीरेगुलेट करके और हम जो सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते थे, वहाँ हम उतने नतीजे हासिल नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। तो scheme still needs to fulfill its goal of enhancing soil health because urea prices are skewed toward low prices, और उसकी वजह से क्या क्या हुआ वो मैंने बता दिया। दूसरा, अंडर फंडिंग एंड बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स। अभी 25 मार्च 2025 की ही बात है, भारतीय संसद में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, जिसको चेयर कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद, क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो रखी फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, क्योंकि फर्टिलाइज़र से डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के अंदर। तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, उसने फर्टिलाइज़र्स के स्टेटस के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट वहाँ पर रखी है, रिकमेंडेशन रखी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक सीरियस कंसर्न ये है कि अंडर फंडिंग है। अंडर फंडिंग किस प्रोपोर्शन पे है, तो वो कहते हैं कि अंडर फंडिंग एंड बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैड प्रोजेक्टेड एन आउटले ऑफ ₹1,84,704.63 करोड़ फॉर इट्स वेरियस स्कीम्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र कहता है जो हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम के लिए सब्सिडी देना है, चाहे रेगुलेटेड यूरिया है उसके लिए पैसा एलोकेट करना है, अंडर द वेरियस स्कीम्स एसोसिएटेड विद द फर्टिलाइज़र्स, जो प्रोजेक्टेड आउटले हमें चाहिए, जो खर्चा हमें चाहिए, वो 1,84,704.63 करोड़ है। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने कहा था, क्योंकि जब बजट पेश हुआ तो उस बजट में आगे जब फर्दर डिमांड रखी जाएंगी ग्रांट के लिए, कि डिमांड फॉर द ग्रांट रखी जाती है कि कितना किसको पैसा चाहिए, अलग अलग मंत्रालय, उनके विभाग अपनी अपनी डिमांड फर्निश करते हैं, फिर उस पर आगे डिबेट डिस्कशंस होती हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ अपने सुझाव भी लेकर के आती हैं। तो वही जो डिमांड फॉर ग्रांट रखी गई थी फर्टिलाइज़र पे, उसी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अपने ये सुझाव, अपनी ऑब्जर्वेशंस लेकर के आई। उन्होंने ये फाइंडिंग बताई कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने एक तरफ जो डिमांड रखी है, उन्होंने प्रोजेक्टेड आउटले बताया लगभग 1,85,000 करोड़ के आसपास, ये 1,84,704.63 करोड़, जबकि दूसरी तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने रिड्यूस कर दिया एलोकेशन को 7.38% से, इतना घटा दिया और वो कर दिया गया 1,71,082.44 करोड़। तो आप सीधे सीधे 1,85,000 के आसपास से 1,71,000 के आसपास आ गए, लगभग 14,000 करोड़ रुपया जो प्रोजेक्टेड आउटले डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 14,000 के आसपास कर्टेलमेंट कर दिया, 14,000 करोड़ के आसपास। ऐसे में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स का कहना था कि जो स्कीम्स और पॉलिसीज़ की इफ़ेक्टिवनेस है उसमें कमी आएगी।